पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात करने बैठे हैं। देखिए, बीजेपी का प्लान बन रहा है। 2025 चुनाव में बीजेपी अपना जनाधार तय करना चाहती है बिहार में। बिहार के अलावा बाकी राज्यों में भी जो विधानसभा चुनाव हैं, अगर होते हैं या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो चर्चा देश भर में छिड़ा हुआ है, तो आखिरकार बीजेपी ने ऐसा कौन सा प्लान बी तैयार किया है जो बनने के साथ ही लीक हो गया है। इंडिया गठबंधन में इसका असर तेज हो सकता है। आज मुद्दे की बात में इस विषय पर चर्चा होगी। कौन सा प्लान बी है बाबा बीजेपी का जो वर्तमान में लीक होता हुआ दिख रहा है? कौन सा ऐसा प्लान है? देखिए रत्नेश, बीजेपी को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जैसे आप शेर के सामने से अगर चारा खींच लीजिएगा, गोश्त खींच लीजिएगा, तो वो कितना उसका भयंकर स्वरूप होगा या रिएक्शन होगा उसका, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार के कार्यकाल में, यानी 2024 से लेकर 2029 के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे ऐसे फैसले लेने थे जो फैसले आने वाले समय के लिए कालजयी होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कह रहे हैं, हम जनरल परसेप्शन में नहीं कह रहे हैं। मतलब क्योंकि तक हो सकते थे उनके लिए फैसले जो हैं वो लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरह से उम्मीद थी कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से लेके आ रहे हैं, जो पिछले 10 सालों में वो किए हैं। एक प्रयोग होता है, एक प्रयोग होता है, एक प्रयोग होता है, और उस प्रयोग के बाद आप फाइनल करते हैं। जैसे आप फुटबॉल का खेल देखे हैं ना, जी जी, पहले डिफेंडर जो है वो मिडिल को गेंद फेंकता है और मिडिल जो है फ्रंट फुट पर बॉल फेंकता है, और वहाँ देखिएगा कि पास करके गोल पोस्ट पर गोल किया जाता है। एक ही प्लेयर लेकर के वहाँ से वहाँ तक नहीं जाता है। ये क्रिकेट नहीं है कि आप चौका छक्का अकेले मार रहे हैं। यहाँ टीम एफर्ट होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी टीम एफर्ट के तहत 2014 से जो यात्रा की शुरुआत की, 2024 तक 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत सारे एजेंडे थे जो उसने छुपा के रखे थे, या जो एजेंडे वो चाहती थी कि लागू हो लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था, उन सभी एजेंडों को लागू किया। जैसे आपने देखा कि धारा 370, 35 से, उसके बाद कॉमन सिविल कोड, सीए, एनआरसी, इन सारी बातों पर चर्चा चल रही थी। उसके बाद 3 तलाक, ये सारे मुद्दे जो थे, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर का भी एक मुद्दा था, ये भी इसी बीच में हल हुआ। हालांकि हल हुआ कोर्ट से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये इनके मुद्दों में ये अहम मुद्दा था। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम किए थे, वो उसका बेसलाइन था, वो काम कर रही थी जो काम वो करना चाहती थी 10 साल पहले, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। मतलब जब सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, तब इस तरह से सरकार में नहीं आई थी कि उसका अपना बहुमत है और जो चाहे वो फैसला ले सकती है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बहुत बुरी तरह से घायल हुई है। आरएसएस का एक बड़ा मुद्दा इस बार काफी निश्चित रूप से आरएसएस का एक मुद्दा तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आरएसएस को अगर वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी दे देती है तो आरएसएस उसका अपना है ही। अपने दम पर एक बार फिर से अगर चुनाव जीत करके आ जाती है तो आरएसएस के पास भी उसको अपनी बातों को रखने का ग्रीवांसेस होगा। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने A to Z का फॉर्मूला अपनाया, वो ध्वस्त हो गया, उनका फॉर्मूला काम ही नहीं आया। वैसे बीजेपी ने सोचा कि आरएसएस को साइड करके हम भी एक बार देखते हैं कि हिंदुत्व का जो हमारे ऊपर एक तमका लगता है बीजेपी का, वो हिंदुत्व से हटकर बाकी धर्मों के साथ भी जुड़कर देखना चाहती थी इस बार। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि रत्नेश, आपने देखा होगा कि इस बीच में मुस्लिमों को लेकर के जो कट्टरता के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर है, उसको बहुत हद तक डाइल्यूट करने की बात कही गई थी। आप दानिश इकबाल को देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के लिए कितना सम्मान है। आप देखिए कि दानिश इकबाल को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, पूरा मीडिया मैनेजमेंट उनके हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने कालांतर में किया है। भारतीय जनता पार्टी का आप उसे स्टूडेंट की तरह समझिए ना, कि जो बिना टीचर के दिए होमवर्क बना करके आता है और अगले चैप्टर का अभ्यास करके आता है, तो निश्चित रूप से टीचर उससे खुश होगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही स्टूडेंट की तरह वो चाहती थी कि अपने दम पर होमवर्क करके और नेक्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ करके आए कि टीचर हमसे सवाल पूछे तो उससे पहले हमारे पास जवाब मौजूद हो।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें पिछड़ गई। 2024 के चुनाव में अपने दम पर उसको बहुमत नहीं आया। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पहली ही बिल जो है लटक गई, उस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। वक्फ बोर्ड वाले बिल का क्या हासिल हुआ आपने देखा ना, जेपीसी को भेजना पड़ा। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि और भी कई बिल है जिसको लाने की कोशिश की जा रही है, उसके भी लटकने का चांस नजर आ रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां जो बनी हैं, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये अहम हो गया है। और इस बीच में आपने देखा भी होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आरएसएस के बिना भी हम सरकार बना सकते हैं। सरकार तो आपने बनाया, लेकिन आपकी सरकार बैसाखी पे चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म है, आप पिता को कितना भी आप बुरा भला कह लीजिए, लेकिन पिता पिता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सुख में तो आपके साथ हो या नहीं हो, लेकिन आपके दुख में जरूर साथ देगा। बिल्कुल सही बात। आशीर्वादें देने के लायक हो तो आशीर्वादें देगा, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका अहित हो। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आरएसएस को जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में है, तो उसने अपना स्क्रू थोड़ा टाइट करना शुरू किया। और दो तरह से पिता पुत्र को साजते हैं, बदमाश बच्चे को दो तरह से, एक तो मार करके या फिर दंड दे करके। मार तो सकते नहीं हैं तो दंड देंगे। दंड ये था कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी थी, और जेपी नड्डा ने ही नहीं रखी थी, वो पूरी टीम का बात था। कोई अगर बात रखती है भारतीय जनता पार्टी तो किसी व्यक्ति का नहीं होता है। अगर व्यक्ति का होता भी है विचार, तो तुरंत आप देखिएगा उससे पार्टी अपने आप को किनारा कर लेती है। ये पॉलिटिक्स में होता है खूब कि आप कोई बात बोल दीजिए और उस बात को का रिएक्शन होने लगता है, तो पार्टियां कहती क्या है कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, पार्टी के नहीं। पार्टी के नहीं हो चाहिए, पार्टी लाइन पर नहीं है ये बात। अब समझिए कि अध्यक्ष की बात भी पार्टी लाइन से बाहर हो सकती है जिसको पूरा फैसला लेना है। खैर, इन सारी बातों से आगे की बात यह है कि उनका टेन्योर पूरा हो गया है। टेन्योर पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये प्रेशर दिया गया है, एक टाइम फ्रेम बना करके दिया गया कि 3 महीने के अंदर में आप प्रूफ कीजिए कि आपसे गलती नहीं हुई है। आपके एजेंडे के चलते, आपके काम करने की शैली के चलते, आपके वादा के चलते, आपके गलत नीतियों के चलते आप नहीं पिछड़े हैं। आप पिछड़े हैं कि जनता ने आपको वोट नहीं दिया, जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छा लिख लें, सब कुछ आप अच्छा कर लें, अगर आपको नंबर कुछ कम आते हैं तो गार्जियन को और टीचर को अफसोस नहीं होता है कि बच्चा मेरा बहुत अच्छा जानता है। लेकिन यदि फॉल्स करके कोई बच्चा कहे कि नहीं हम फर्स्ट डिवीजन लेबे करेंगे, आप पढ़ाई एक दिन भी नहीं करे, तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ाई भी किया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन पिछड़ गई। तो आरएसएस ने 3 महीने का एक ग्रेस पीरियड दिया है कि आप अपने आप को प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने के लिए क्या आपके पास चांस है, तो 2 राज्यों के चुनाव हैं। दोनों ही राज्य आपके लिए बहुत कठिन है। एक तो जम्मू कश्मीर जहां 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, दूसरा हरियाणा जहां आपकी सरकार है और सरकार के भीतर जो है आपने मुख्यमंत्री बदला, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे संयोग जोड़ने की कोशिश की, कई लोगों को इधर से उधर किया गया। परिणाम क्या आता है, इस पर टिका हुआ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर टीम है उसका फैसला। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नाम शॉर्ट लिस्टेड किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का स्क्रू टाइट करने के लिए किया जा रहा है। अध्यक्ष का टेन्योर पूरा हो गया है। जेपी नड्डा हो सकता है कि इस चुनाव के बाद उनसे अध्यक्ष की कुर्सी चली जाए उनकी। नए अध्यक्ष जो बनेंगे, चूंकि मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल कर लिया गया है, तो निश्चित रूप से उनकी कुर्सी जाएगी। तो कुर्सी पर जब वो कुर्सी उनकी जाने लगेगी तो कुर्सी का दावेदार कौन होगा। बिल्कुल ये बात रत्नेश आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी तब मैंने एक खबर किया था, मैंने 9 लोगों का नाम दिया था। आज एक बार फिर से मेरे पास जो लिस्ट है उसमें वही 9 नाम है। कौन कौन से वो नाम है? वो नाम मेरे द्वारा नहीं दिए गए हैं, मैंने तो इन संभावित नामों पर चर्चा की थी आज से 2.5 महीना पहले जी। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि इन्हीं नामों की चर्चा दिल्ली के गलियारे में हो रही है। आप मेरे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के जी कार्यालय में, जो कोर टीम के लोग हैं उन लोग, बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई, बहुत लोगों से मंत्रणा हुई, कई लोगों ने कई ऐसी बातें बताई। उन बातों का लबो-लुआब यही था कि केंद्र की राजनीति में क्या होने जा रहा है, उसका असर जो है बिहार पर क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी यदि 2014 वाले स्ट्रक्चर से की तरह रहेगी तो आरएसएस का प्रभाव बहुत मजबूत होगा।
लेकिन 2014 के बाद वाली होगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और वर्तमान नेतृत्व है उसका मजबूत रहेगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस, ये पहला नाम है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के एक बड़ा डिसीजन लेने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र का चुनाव अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि नवंबर में वहाँ पूरा अक्टूबर जो है ये आपको दशहरा और बीत जाता है, तो दिवाली से पहले वो चुनाव कराने की संभावनाएं प्रबल है। जी जी। ऐसी स्थिति में जब देवेंद्र फडणवीस 4 अक्टूबर के बाद जब परिणाम आ जाएंगे 2 राज्यों के, तो ये क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ऊंट किस करवट बैठेगा, और उसी का इंतजार आरएसएस भी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास के तरफ से जो नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का है। इसके बाद विनोद तावड़े का नाम, विनोद तावड़े को आप जानते हैं, बिहार के प्रभारी हैं। विनोद तावड़े का नाम चल रहा है। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, और बिहार में जिस तरह का मैनेजमेंट उन्होंने किया है, और भी कई तरह के संगठनिक रूप से वो जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 2 लोग महाराष्ट्र से हैं। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र का ही अध्यक्ष देकर के महाराष्ट्र चुनाव हम अपने पक्ष में करें। ये एक प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा बीएल संतोष का नाम सुना होगा आपने, जी जी जी। शिव प्रकाश का नाम सुना होगा, सौदान सिंह का नाम सुना होगा। ये 3 नाम जो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों नाम आरएसएस के नाम हैं। मैंने 2 नाम बताया आपको भाजपा से, तीसरा नाम के लक्ष्मण का भी है, जो दोनों की पसंद है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। भाजपा भी इनके नाम पर बहुत ज़्यादा जिस नहीं कर सकती है, और आरएसएस भी नहीं कर सकती है। के लक्ष्मण भी सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत माने जाते हैं, और ओबीसी के एक नेता हैं। और आप समझ ही रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, ओबीसी का क्रेज क्या है, ईबीसी का क्रेज क्या है, इसको लेकर के भी इनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन इनके नाम की संभावनाओं से ज़्यादा मैंने जो 2 नाम ऊपर में बताए, और तीसरा जो 3 नामों का एक सीरीज मैंने बताया, ये सभी आरएसएस द्वारा तय किए गए नाम हैं। इनकी लिस्ट में वो नाम है। अनुराग ठाकुर का नाम भी आ रहा है। अनुराग ठाकुर का नाम इसलिए आ रहा है कि युवा है, और भारतीय जनता पार्टी एक नए एरा की तरफ जाना चाहती है। अनुराग ठाकुर क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनको अनुभव भी है, लंबे समय तक वो मंत्रिमंडल में रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी माने जाते हैं। तो एक नाम अनुराग ठाकुर का भी है। इसके अलावा ओम माथुर और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी आ रहा है। ये दोनों ही, हालांकि इसमें उम्र का भी एक तकाजा है, लेकिन संगठनिक कौशल वाले ये लोग माने जाते हैं। मैंने पिछली बार भी यही सब बात कहा था। इसमें अलग से जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच का जो आदमी है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर 10 नाम है तो उसमें से 5 नाम दे रही है, तो 5 नाम आरएसएस दे रहा। फैसला किस करवट बैठेगा, तो ये 2 राज्यों का जो चुनाव होगा 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या आरएसएस रिलैक्स देता है, उनके हिसाब से उनका अध्यक्ष चुनने का मौका देता है, या फिर अगर रिजल्ट बढ़िया नहीं होता है तो फिर आरएसएस अपने हाथ में टेक ओवर कर लेगी। इसके अलावे आपको बताते हैं कि सुनील बंसल का भी नाम आ रहा है। इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने यूपी सहित अन्य कई राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं। आरएसएस से भी इनका संबंध है, लेकिन इनके नाम में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका रिश्ता जो है वो बीच में कहीं ठीक नहीं है, ऊपर के लोगों से ठीक नहीं है। इसलिए इनके नाम पर भी वर्तमान में महिला की भी बात की जा रही है। आपको याद होगा कि जब ये सरकार बननी थी केंद्र में, तो कई महिलाओं का नाम आ रहा था लोकसभा अध्यक्ष के लिए, जिसमें डी पुंदेश्वरी का नाम आ रहा था। उनके साथ साथ उनको अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के आप 33% आरक्षण की जो आपने बिल पास हो गया है, वो अभी भी लागू होने में अभी समय है। कब लागू होगा उसको लेकर के, और महिलाओं को विशेष जो है सम्मान देने के लिए, स्थान देने के लिए 24 से 29 के बीच में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बीच में सरोज पांडे हैं, सुधा यादव हैं, विनीता श्रीनिवासन हैं, और डी पुंदेश्वरी हैं। इनका नाम भी आ रहा है। ये भी एक सीरीज है जिसमें से कुछ नाम आरएसएस के हैं और कुछ नाम जो है वो सुझाव दिए हैं भाजपा ने। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस नाम पर चर्चा हो रही है वो संजय विनायक जोशी का है। अच्छा, संजय विनायक जोशी जी। संजय विनायक जोशी प्रचारक रहे हैं लंबे समय तक। हालांकि इनके साथ एक बहुत ट्रेजेडी भी रही है कि इनको किसी मामले में कोई मामला आया था
उस CDUD का लेकर के मामला आया था, उस कांड में ये फंस गए थे, जिसके चलते भाजपा से अलग होकर के इन्होंने संघ में जाकर के सेवाएं देनी शुरू की और उस बीच में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। एक संगठनिक रूप से स्ट्रिक्ट व्यक्ति माने जाते हैं और फिर से इनकी वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। इन पर RSS बहुत ज़्यादा दाव लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो संजय विनायक जोशी को अगर देखा जाए तो ये पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं। उम्र भी इनका 62-63 साल है, यानी इनके पास 4-5 साल अभी है उस स्पीड में काम करने का। जी। और इस बीच में अगर संजय विनायक जोशी को लाया जाता है तो जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ये हैं, तो हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ी बहुत बिखरी हुई है, हिल डोल रही है, उसको कस दें। क्योंकि RSS का आप जानते हैं कि नियम कितना कड़ा है। बिल्कुल। कभी शाखा में आप जाइए तो आपको पता चलता है कि वहाँ हर चीज़ नियम से होता है, उस नियम से आप इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रयोग करने जा रही है, और विधानसभा चुनाव से पहले ये जो प्लान है, बिहार के विधानसभा के चुनाव से पहले मैं बता रहा हूँ, 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद तो ये एक्शन शुरू हो जाएगा, सारा बीजेपी एक्शन पैक शुरू हो जाएगा, सारा बिहार के लिए है सब कुछ, मतलब बिल्कुल। इसके अलावे अब आप समझ लिए महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, 3 राज्यों में चुनाव है और उसी साल नेक्स्ट ईयर जो बता रहे हैं बिहार में भी चुनाव है। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको ये जिम्मेवारी मिलेगी कि वो बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी करे, झारखंड में भी करे, दिल्ली में भी करे और बिहार में भी करे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास के बाद बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि केजरीवाल के सामने टिक नहीं पाती है। जी। बिहार में भी जब से आए हैं, आप देखिएगा प्रशांत किशोर, तब से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रशांत किशोर को भी समझ सके, साझ सके, जी। एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो वहीं वो झारखंड में भी सामंजस्य स्थापित करने में माहिर हो और साथ साथ महाराष्ट्र में भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को स्टेब्लिशमेंट दे दे। तो इन सभी परिस्थितियों को लेकर के संजय विनायक जोशी सहित जो हमने 11-12 नाम बताए हैं, इन सभी लोगों पर चर्चा चल रही है और आप 4 अक्टूबर के बाद इस पर बहुत बड़ा एक्शन देख सकते हैं। इस बीच आपको जानकारी मिली ही होगी, आप ही खबर कर रहे थे कि शायद 28-29 तारीख को जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं JP नड्डा जो अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि इनका कार्यकाल के बीच का बिहार दौरा इनका अध्यक्षीय रूप में अंतिम ही हो। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, बीजेपी के संजय विनायक जोशी जो बिहार के, माफ कीजिएगा, देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनके नाम की चर्चा जोरों पर है। बाकी 8 नाम जो बाबा ने बताया और उनमें संजय विनायक जोशी एक नवा नाम है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा है और बीजेपी का यही प्लान भी है बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अपनी पैनी नजर दौड़ाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।